नमस्कार, मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है भारत के आर्थिक प्रदेश। भारत के आर्थिक प्रदेश के अध्ययन करने से पहले हम अगर इकोनॉमिक रीजन यानी केवल आर्थिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करें तो बेहतर होगा। आर्थिक प्रदेश की संकल्पना के बारे में एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के रूप में है जिसमें अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, परिवहन व अन्य संबंधित तृतीय क्रियाओं की समानता पाई जाती है। सैद्धांतिक रूप से ऐसे प्रदेश को आर्थिक प्रदेश कहा जाता है। पृथ्वी के विभिन्न भागों में मानव जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करता है। इन्हीं आर्थिक क्रियाओं द्वारा पृथ्वी का अधिकांश भाग मूल रूप से परिवर्तित हो गया है। जिन भागों में पूर्व में सघन वनावरण था, वर्तमान में वहाँ कृषि पारिस्थितिकी विकसित कर ली गई है तथा फसलें लहलहा रही हैं, या फिर औद्योगिक परिदृश्य विकसित हो गया है जहाँ से प्रतिक्षण वृहत कारखानों से प्रदूषित धुआं वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है। मानव की आर्थिक क्रियाओं के बढ़ते संकेंद्रण तथा बदलते स्वरूप के कारण विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों का वितरण तथा गुणात्मक स्तर भी प्रभावित होता है। इस प्रकार प्रकृति में सर्वत्र मनुष्य द्वारा परिवर्तित क्षेत्र ही दिखाई देता है। मनुष्य की संसाधनों के रूपांतरण उपभोग की क्षमता उसके आर्थिक विकास के स्तर का मूल मापदंड है। अतः आर्थिक प्रदेशों के निर्धारण में संसाधनों के प्रकार, उनके उपयोग की समानता को भी आधार माना गया है। पी सेनगुप्ता व गैलीना सदाशिव के अनुसार कारखाने श्रृंखलाबद्ध रूप में केंद्रित हो जाएं, इन्हें चक्र भी कहा गया है। कच्चे माल में ये चक्र विभिन्न रूपों में मिलते हैं। ऊर्जा संसाधन चक्र, लोहा इस्पात उत्पादन चक्र, वन आधारित उत्पादन चक्र और कृषि आधारित उत्पादन चक्र आदि प्रमुख आर्थिक प्रदेशों के निर्माणकारी चक्र हैं। आर्थिक प्रदेश भौगोलिक व सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा जनित क्षेत्र है जिन्हें आर्थिक क्रियाओं, संसाधनों के प्रकार और उनके उपभोग की समानता के आधार पर विभाजित किया जाता है। एक आर्थिक प्रदेश में आर्थिक भूदृश्यों की समरूपता पाई जाती है। आर्थिक प्रदेश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला भूभाग होता है। भौगोलिक क्रियाओं में जहाँ प्राकृतिक तत्वों को महत्व दिया जाता है, वहीं आर्थिक क्रियाओं में मानवीय क्रियाकलाप का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्थिक प्रदेशों की विशेषताएं। एक भौगोलिक प्रदेश के आर्थिक प्रदेश में विकसित होने के लिए वहाँ पाए जाने वाले कारखानों की स्थापना श्रृंखलाबद्ध रूप से होनी आवश्यक है। साथ ही उनका एक दूसरे से सहसंबंध भी होना जरूरी है, जैसे कि हुगली क्षेत्र जूट उद्योग के लिए और छोटा नागपुर पठार लोहा इस्पात के लिए। इसी प्रकार अंकलेश्वर खंभात की खाड़ी पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इन क्षेत्रों के औद्योगिक स्वरूप के विकास की एक निर्धारित दिशा का ज्ञान होता है। इस प्रकार एक आर्थिक प्रदेश विविध विशेषताओं के साथ विकसित होता है। सामान्यतया एक आर्थिक प्रदेश में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, जैसे किसी एक बड़े उद्योग का संगठन, किसी बड़े उद्योग से संबद्ध सहायक एवं पूरक उद्योगों की स्थापना, कारखानों की पर्याप्त संख्या जिसमें प्रमुख उद्योग का बड़ा कारखाना व अन्य छोटे कारखाने, उस प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या उन कारखानों में केंद्रित या कार्यरत होती हो, विभिन्न औद्योगिक संस्थानों तथा प्रमुख नगर के मध्य पर्याप्त परिवहन जल का विकास होता है। उस औद्योगिक प्रदेश के पृष्ठ प्रदेश की जनसंख्या का नगरीयकरण भी हो जाता है, जिसके अंतर्गत कृषि में संलग्न क्षेत्रों की संख्या में कमी आती है। बाजार, मंडी एवं व्यावसायिक संगठनों का संकेंद्रण, संचार के साधनों का विकास, बड़े बैंक व बीमा कंपनियों का वहाँ जमावड़ा होता है। इसी प्रकार तृतीयक क्रियाएं जैसे कि शिक्षा, सुविधा, प्रशासन, वाणिज्य, व्यापार आदि का विकास होना अत्यावश्यक है। अब बात करते हैं आर्थिक प्रदेशों के सीमांकन की। पृथ्वी पर स्थित सभी प्रदेशों में संसाधनों की विकास की दर समान नहीं होती, क्योंकि सर्वत्र सांस्कृतिक विकास के स्तर में भी विभिन्नता पाई जाती है, जो कि वहाँ की टेक्नोलॉजी के विकास में आने वाले अंतर में
के रूप में दृष्टिगत होती है। किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कुछ प्रदेश आर्थिक दृष्टि से और कुछ विकसित और कुछ कम विकसित होते हैं। इस दृष्टि से देश के आर्थिक विकास के नियोजन के लिए देश को विभिन्न आर्थिक प्रदेशों में विभाजित करना आवश्यक है, जिसके लिए आर्थिक प्रदेश की दूसरे से भिन्नता स्पष्ट करके उनका सीमांकन भी आवश्यक हो जाता है। आर्थिक प्रदेशों की रचना प्रक्रिया गतिशील होती है, अतः जब कभी भी आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन होता है तो वे हमेशा परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए उनकी सीमाएं हमेशा बदलती रहती हैं। आर्थिक विकास के नियोजन के लिए विश्व या किसी देश को आर्थिक प्रदेशों की विकास की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। आर्थिक प्रदेश में नियोजन मुख्य तत्व है, जबकि भौगोलिक प्रदेशों के निर्धारण में प्राकृतिक तत्वों की समरूपता का महत्वपूर्ण स्थान है। डीजे रिचटर ने 1904 में इसी तत्व पर प्रकाश डाला था। प्रसिद्ध रूसी भूगोलवेत्ता बरांस्किज ने 1954 में स्पष्ट किया था कि आर्थिक प्रदेशों का उद्भव निसंदेह भौगोलिक प्रदेशों से ही हुआ है। कई विद्वानों ने आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए भौगोलिक तत्वों के आधार पर मानव भौगोलिक सीमाओं का सहारा भी लिया है। आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन आर्थिक सामाजिक भूदृश्य में निम्नलिखित मुख्य तत्वों के आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला है संसाधनों की उपयोग एवं उनके उपभोग की समानता के आधार पर प्राकृतिक व मानवीय संसाधन की उपलब्धता, आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संसाधन की उपलब्धता, संसाधनों के दोहन की तकनीकी, आर्थिक विकास की अवस्था, आर्थिक व्यवस्था एवं सामान्य आर्थिक कल्याण संबंधी दशाएं। सामान्यतः वर्ग स्तर के प्रदेश व राज्य एक होने चाहिए और उत्पादन की अधिकता होनी चाहिए और कार्य प्रणाली के आपसी अंतर संबंध भी होने अत्यावश्यक हैं। आर्थिक प्रदेशों का सीमांकन अपन निम्नलिखित सूत्र से भी व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें H+A R×S = O के अर्थात H जहाँ मानवीय क्षमता व मांग को दर्शाता है, A उस प्रदेश में यातायात की पहुंच और R संसाधन की उपलब्धता, S दूरी और O आर्थिक क्रियाओं का संपन्न होना है। अब हम बात करेंगे आर्थिक प्रदेश और नियोजन प्रदेश में अंतर की। आर्थिक प्रदेश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला भूभाग होता है, जबकि नियोजन प्रदेश वह भाग है जिसमें आर्थिक निर्णयों की क्रियान्विति होती है। सभी आर्थिक प्रदेशों की विकास दर समान नहीं होती और नियोजन प्रदेशों में आंतरिक विषमता भी नहीं होनी चाहिए। आर्थिक प्रदेशों की रचना प्रक्रिया गतिशील होती है, जबकि इनमें समानता पाई जाती है। आर्थिक प्रदेश में जहाँ संसाधनों के प्रकार और उनके उपयोग की समानता के आधार पर आर्थिक प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है, वहीं नियोजन प्रदेश प्रशासनिक और राजनीतिक हो सकते हैं, जैसे राज्य, जिला व विकास खंड। आर्थिक प्रदेश के विकास का स्तर उसके प्राकृतिक संसाधन और लोगों के सांस्कृतिक विकास तथा प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। वहीं नियोजन प्रदेश इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त समय हो। कुछ आर्थिक प्रदेश अधिक विकसित होते हैं, जबकि कुछ कम। इनमें संसाधनों के भंडार इतने होने चाहिए कि उपयोग विनिमय दोनों के लिए पर्याप्त उत्पादन हो सके। और अंतिम जो अंतर है आर्थिक प्रदेश और नियोजन प्रदेश में, वो ये है कि आर्थिक प्रदेश के नियोजन के लिए देश को आर्थिक प्रदेशों में विभाजित करना जरूरी है, जबकि वहीं मनुष्य व माल प्रवाह हेतु कुछ केंद्र का होना अनिवार्य है एवं नियोजन प्रदेश एक संस्पर्शी प्रदेश होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।